तो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नागेंद्र पे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी को लेकर के, जो सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। आज तक मैंने भी जितने अपने एग्जाम दिए या क्रैक किए, जैसे कि HP टेट हो गया, C टेट क्लियर किया मैंने, राजस्थान टेट क्लियर किया, या DSSB का जो भी एग्जाम दिया है, जहां पे भी साइकोलॉजी पूछी जाती है सबसे ज्यादा इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आज की, जीन पियाजे की थ्योरी। आज हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप एक बार वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एक बार इसको पूरा देखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा मैं दिवाली के टाइम में बिजी था तो वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए मैंने अपनी कल्चर की कुछ वीडियोस को शेयर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने कल्चरल प्रोग्राम के नाम से, तो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी इस चैनल पे स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। आगे इसमें हम 8-10 जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की वो डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाली जो थ्योरीज की वीडियो है आप उसको देख सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्लीज आप इसको ढंग से देखें, एक बार देखने की जरूरत है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या है, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। किसने दी है? जीन पियाजे ने। कौन सी? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो संज्ञान, चलो इसको समझते हैं। संज्ञान होता क्या है? संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान या समझ। क्या है? ज्ञान या समझ। कोई भी चीज जो हो रही है, जब आपको उस चीज का बोध हो रहा है, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, किससे कनेक्ट होती है? सबसे पहले हमारे माइंड से कनेक्ट होती है। तो कोई भी चीज, जिस चीज का आपको पता चल रहा है, उस चीज का संज्ञान हो रहा है, आपको बोध हो रहा है उस चीज का, किसी चीज के होने ना होने का, जैसे कि कोई चीज आपको फील हो रही है, तो सबसे पहले आपके कहाँ कनेक्ट करेगी? माइंड पे कनेक्ट करेगी। तो जिस चीज की आपको समझ हो रही है या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? संज्ञान। तो इस पे बेस्ड जो जीन पियाजे इन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या किया था कि अपने बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं संज्ञान जो जीन पियाजे उनके बारे में। तो जीन पियाजे का जो जन्म हुआ है 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1896 में स्विट्जरलैंड। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। कौन सी थ्योरी दी थी? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, इसको अवस्था का सिद्धांत या विकासात्मक या बोधात्मक सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो दी है, इन्होंने अपनी थ्योरी को 4 स्टेजेज में डिवाइड किया है, और ये चारों अवस्थाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनका जो मानना है, जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे का मानना है कि जो जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, तो वो चीजों के प्रति कॉन्सेप्ट बनाता रहता है। क्या करता है? जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, वो चीजों के प्रति कॉन्सेप्ट बनाता रहता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवस्था का सिद्धांत। स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये अवस्था के अनुसार चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अवस्था का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी नन्हे वैज्ञानिक। जीन पियाजे ने जो है बच्चों को क्या कहा है? नन्हे वैज्ञानिक कहा है, जो संसार के प्रति अपनी धारणा को खुद बनाते हैं या ज्ञान का निर्माण करते हैं, स्वयं ज्ञान निर्माता या नन्हे वैज्ञानिक। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। याद रखना इस पॉइंट को, जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो अब इसके कुछ पद है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार मैंने यहां से क्वेश्चन देखे हैं, इनको आपने समझना है। जैसे सबसे पहला क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन होता क्या है? अनुकूलन एडेप्टेशन। एडेप्टेशन है कि वातावरण के अनुसार जब आप तालमेल बिठा लेते हैं, जैसे आप कहीं नई परिस्थिति देख रहे हैं या कोई नया वातावरण है, उसमें आप जो है एडजस्ट हो पा रहे हो, उसके साथ तालमेल बिठा पा रहे हो। कोई नई कहीं पे जा रहे हैं आप, वहाँ की नई भाषा है, आप उसको समझ रहे हैं, वहाँ पे लोगों के बीच तालमेल बिठा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। याद रखना, ये पहला पद इसका, अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन को 2 भागों में डिवाइड किया है, इसके 2 भाग है। एडेप्टेशन का पहला है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, और दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। क्या है ये? अब इनको समझना है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन होता क्या है? एसिमिलेशन होता है कि जब आप पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं। जैसे आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं,
जैसे किसी व्यक्ति ने बच्चे ने एक पहले कुत्ता देखा, काला कुत्ता, तो उसने अपने दिमाग में थोड़ा सा उसका कंसेप्ट तैयार कर लिया कि कुत्ता, इसका काला रंग है, 4 टांगे हैं, कान है, तो उसने क्या थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये कुत्ता है, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद उसने एक सफेद कुत्ता देखा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो उसने पुराना कुत्ता देखा था, उसने जो उसके दिमाग में जो ज्ञान था, उसके प्रति जो कंसेप्ट था, उसमें उसी में उस चीज को नया ऐड करके उसको वो देख लेगा कि नहीं ये भी इसी टाइप का है, 4 टांगे, कान है, इसके भी कान है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें तालमेल बिठा देगा, नए ज्ञान में जो पुराना ज्ञान था उसको ऐड कर देगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, आत्मसातकरण। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। ऐसे ही एक यहाँ पे है समायोजन। समायोजन क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है बच्चे होता क्या है कि जैसे इसने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पुराने ज्ञान को वो इसमें कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मान के चलो उसने बिल्ली देख ली, तो फिर उसको सोचने लगेगा कि नहीं ये भी कुत्ता ही हो सकता है, ठीक है, इसके भी 4 टांगे है या इसका कलर ब्लैक है, तो उसको क्या समझने लग जाएगा, उसको भी कुत्ते ही समझने लग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दूसरे के द्वारा उसको समझाया जाता है कि ये बिल्ली होती है, तो वो क्या करता है, अपने पुराने ज्ञान को भूल करके एक नया कंसेप्ट बना लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पुराने ज्ञान को भूल करके नए ज्ञान को प्राप्त करना समायोजन कहलाता है, और पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहता है, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, इसमें पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है, इसमें पुराने ज्ञान को भूल करके नया ज्ञान प्राप्त करता है। इसको एसिमिलेशन बोलते हैं, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, या इसको संतुलन भी बोला जाता है। जब बच्चा इन दोनों के बीच की जो स्थिति को है वो समझ जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच की स्थिति को क्या बोलते हैं, साम्य धारण। आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, साम्य धारण। जब इन दोनों के बीच संतुलन बिठा लेता है, क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की स्थिति को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साम्य धारण, संतुलन या इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है पियाजे की थ्योरी की, वो है ये इंपोर्टेंट टर्म है स्कीमा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कीमा किसके द्वारा, जो स्कीमा जो टर्म है किसके द्वारा दी गई है, तो ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जीन पियाजे के द्वारा दी गई है ये टर्म स्कीमा। ये स्कीमा होता क्या है, स्कीमा होता है एक हिसाब से हमारी मेमोरी, ठीक है। पियाजे का मानना है कि ये जन्मजात भी होती है। स्कीमा का मतलब होता है कि जिसमें सारी जो मेंटल प्रोसेस है उसका जो चिंतन करता है, समस्या समाधान है, या किसी चीज के प्रति कोई भी कंसेप्ट है जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। सभी मानसिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, स्कीमा। आपको याद रखना है क्या कहलाती है, सभी मानसिक प्रक्रियाएं, जिसमें चिंतन, मनन, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान है, सभी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, स्कीमा। याद रखना इस टर्म को, स्कीमा। नेक्स्ट है मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन क्या होता है कि जो किसी समस्या समाधान के लिए जो आपके द्वारा किया गया चिंतन होता है उसको क्या बोलते हैं, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये इसकी जो पद है वो आपको समझ आ गए होंगे। अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, स्कीमा और मानसिक संक्रिया, ठीक है। तो इसको याद रखना है, और नन्हे वैज्ञानिक इसने कहा था। और अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, अवस्थाएं। पियाजे ने अपनी जो थ्योरी को है वो कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, 4 अवस्थाओं में। यही वो 4 महत्वपूर्ण अवस्था है जिसकी वजह से इसको अवस्था का सिद्धांत कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखे हैं मैंने इसमें, जो भी कभी भी एग्जाम हुआ है। तो इसमें इसको आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 4 अवस्थाएं है कौन कौन सी। पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इनको डिटेल से हम देखते हैं कि कौन सी अवस्था में क्या क्या है, ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज, इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है क्योंकि
इसका जो टाइम पीरियड होता है 0 से 2 साल तक का है, ठीक है। याद रखना है टाइम पीरियड कितना होता है, 0 से 2 वर्ष का। इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे जो भी कार्य करते हैं वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारी 5 इंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ठीक है। कौन कौन सी होती है, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इसमें उसकी ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब जन्म से 2 साल तक का बच्चा होता है उसमें भाषा का अभाव होता है, वो डिपेंड रहता है, अपनी मदर पे डिपेंड रहता है या सुरक्षा की दृष्टि से दूसरों पे डिपेंड रहता है। तो क्या करता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से उस चीज को व्यक्त करता है। तो सबसे बड़ा जो गुण है इस अवस्था का, जो क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, वो है वस्तु स्थायित्व। क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जैसे आपने बच्चे के सामने कोई चीज रख ली, ठीक है, तो बच्चे ने उस चीज को देखा, थोड़ी देर में आपने उस चीज को हटा दिया वहां से, पर फिर भी वो बच्चा क्या करेगा, उसको ढूंढेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट बैठ गया है। फिर वो उस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इससे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है कौन सी अवस्था में आता है, वो आता है संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 से 7 वर्ष, ठीक है। पहली 0 से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7 वर्ष। जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा गुण आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये टर्म आपको याद रखनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पहली उसमें कौन सा गुण आया था, दूसरी में कौन सा था, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहली है वो है जीवा, एनिमिज्म। एनिमिज्म होता क्या है, एनिमिज्म का मतलब होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। सजीव और निर्जीव का मतलब जैसे कि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है 2 से 7 साल के बीच का होता है, अगर वो कहीं पे टकरा जाता है, मान के चलो दरवाजे से टकरा गया, तो वो रोता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, दरवाजे को थप्पड़ मारती है और उसको बोलती है चल इसको मैंने मार दिया। तो बच्चा क्या समझता है कि एक्चुअल में बच्चा समझता क्या है कि सच में ही इसको दर्द हो रहा है, तो वो क्या समझता है कि उसको पता नहीं होता कि दरवाजा निर्जीव है। तो जब वो सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को नहीं समझ पाता है तो उसको क्या कहते हैं, एनिमिज्म। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, ठीक है। इसकी जो टाइम पीरियड भी बहुत बार पूछा गया कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। पहला हमने एनिमिज्म समझ लिया, जीव बात। दूसरा है अहम केंद्रिक। अहम केंद्रिकता को क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। ये ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि जब बच्चा ये समझने लग जाता है कि मैं ही इस दुनिया में हूँ, सबसे अच्छा हूँ और जो कुछ भी है मेरे लिए ही है और जो मैं सोच रहा हूँ कर रहा हूँ वो सब कुछ सही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा सब कुछ अपने लिए ही समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ बस वो सही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ईगोसेंट्रिज्म। ध्यान रखना है, जीवाद हो गया, ईगोसेंट्रिज्म हो गया, अहम केंद्रित। तीसरा है अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपने बच्चे से पूछ लिया, उदाहरण के तौर पे आप इसको समझेंगे, अपलटावी का मतलब है आपने बच्चे से पूछा कि आपका जो विद्यालय, घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो बच्चे ने बता दिया कि इतनी दूरी है। फिर आपको उसी को बच्चे को वहां पे कंफ्यूज कर देते हैं, चलो बताओ कि आपके जो विद्यालय से वो घर की दूरी कितनी है, तो वो इतना दिमाग नहीं लगा पाएगा, वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा कि एक साइड वो बोल गया पर दूसरी साइड पे वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इरिवर्सिबिलिटी वही गुण है कि जब आप थोड़ा सा उसको कंफ्यूज करके वो बता नहीं पाएगा उस चीज को, उल्टा करके अगर आप उससे पूछते हैं तो वो उस चीज को नहीं बता पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अपलटावी का गुण। कौन सी स्टेज में आता है, दूसरी में, मतलब ये जो दिक्कत है कौन सी स्टेज में आती है, दूसरी स्टेज में आती है। ये है मुद्रा संप्रदाय। मुद्रा संप्रदाय का मतलब है कि जैसे लेन देन का, अब आप बच्चा कहीं खरीदने जा रहा है तो उसको ये पता नहीं लग पाता है कि कितना देना है, कितना लेना है, या गुणा भाग जोड़ घटाव, ये सब चीजें इसमें नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें किस में आती है, दूसरी स्टेज में आती है, मुद्रा संप्रदाय वाली। लास्ट है केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है, जैसे कि सभी चीजों, मतलब किसी चीज की बहुत सारी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ एक विशेषता पे ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि अगर आपने देखा होगा 2 से 7 साल के बीच के बच्चे को,
वो जिस चीज पे ध्यान लगा देगा बस उसका पूरा ध्यान उस पे ही रहेगा, एक ही चीज पे, बाहर क्या हो रहा है, उसकी कितनी विशेषता है, वो कुछ नहीं देखेगा। सभी विशेषताओं को छोड़कर जब एक ही विशेषता पे वो फोकस होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी दूसरी अवस्था की। जीभ बार एनिमिज्म, अहम केंद्रिकता इगोसेंट्रिज्म, अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी, मुद्रा संप्रदाय भी आपको समझ आ गया होगा, और केंद्रीयकरण सेंट्रेशन। ठीक है, ये आपकी दूसरी उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें क्या है, भाषा भी उसमें डेवलप हो जाती है जो पहली स्टेज पे नहीं थी। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वह 7 से 11 साल। कितना है, 7 से 11। पहली जन्म से 2, दूसरी 2 से 7, तीसरी 7 से 11। मूर्त कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त का मतलब होता है जो चीज आपके सामने उपस्थित है उसके बारे में जब आपसे पूछा जाता है तो आप उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, जो चीज आपके सामने, कोई आपके सामने खड़ा है, आपसे पूछा जाता है चलो इसके बारे में बता, तो आप उसके बारे में बता देंगे कि इसकी ये लंबाई है, ये शेप है, या ऐसा कलर है। तो जो चीज सामने प्रेजेंट है, आपके देख सकते हैं, जिस चीज को छू सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूर्त चीज बोलते हैं। ठीक है, कंक्रीट फॉर्म में जो होती है। इसमें इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्कना इसमें आती है। पूछा जाता है कि आगमनात्मक तर्कना कौन सी अवस्था की विशेषता है, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तीसरी जो स्टेज है 7 से 11 साल की। आगमनात्मक का मतलब होता है कि उदाहरण से रूल की ओर जाना, मतलब उदाहरण से नियम की ओर। आपने पढ़ा होगा आगमन विधि, निगमन विधि। तो जो आगमनात्मक तर्कना है वो इसमें आ जाती है। जब बच्चे के सामने पहले उदाहरण पेश किए जाते हैं तो उसको सॉल्व करके वो एक नियम पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग कौन से में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है 11 से 15 वर्ष का। ठीक है, औपचारिक को या इसको आप अमूर्त अवस्था भी कह सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। तो जैसे कि आपसे ताजमहल के बारे में पूछा जाता है, तो बच्चे ने अगर ताजमहल नहीं देखा होगा, जो 11 से 15 साल के बीच का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने मन में उसकी कल्पनाएं करने लग जाएगा कि ताजमहल ऐसा हो सकता है, उसका कलर वैसा हो सकता है। तो जो चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है फिर भी आप उसके बारे में कुछ बता रहे हो, सोच रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या आती है, आपकी डिडक्टिव रीजनिंग आती है। इसमें पहले वाले में इंडक्टिव आती थी, इसमें डिडक्टिव। निगमनात्मक, निगमनात्मक बोले तो पहले जिसमें नियम बता दिए जाते हैं उसको फॉलो करके वो एक रूल पे पहुंचता है। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर जाता है। ठीक है, इसमें उदाहरण से नियम जाता था, इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसके जो कंसेप्ट है वो समझ आ गए होंगे। प्लीज एक बार वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इन सब, क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब कंसेप्ट को आप अच्छे से एक बार क्लियर करें। उम्मीद है आपको ये सभी चीजें समझ आ जाएगी। मैंने अपने से पूरे अच्छे से मतलब जितने भी जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको जीन पियाजे की थ्योरी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज वीडियो को पूरा देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो हम आगे जो थ्योरी करवाएंगे, वाइगोत्स्की की हो गई, मैस्लो की हो गई, स्किनर की हो गई, पेवलोव की हो गई, या कोहलबर्ग की हो गई, ये सारी थ्योरियां मैं आपको करवाने वाला हूं। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।